नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह से दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के लिए एमसीडी और एमसीडी के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने अगर साफ शब्दों में कहूं तो एमसीडी और एमसीडी के पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया है। उसके बाद दिल्ली के लाट साहब, केंद्र सरकार के लाडले एलजी के पास कोई विकल्प नहीं है कि एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों की पीठ ने आज साफ साफ कहा एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान कि आपसी मिलीभगत का नतीजा है, यह आपकी नाकामी का नतीजा है, यह अधिकारियों की नाकामी का नतीजा है। आप छोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके बच नहीं सकते, जिम्मेदारी तय करनी होगी। सब आपस में ब्लेम गेम कर रहे हैं, यह सबकी मिलीभगत का नतीजा है। आप बताइए कि आपने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है और कल तक, यानी कल 1 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करके अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए। अगली तारीख दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों की पीठ ने तय कर दी है 2 अगस्त। और दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों की पीठ ने यह भी कहा है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो हम दूसरी एजेंसी से पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी दूसरी एजेंसी को देंगे। और दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जजों की पीठ ने 2 तारीख को एमसीडी के कमिश्नर, डीसीपी और जांच अधिकारी को हाजिर होने के लिए कहा है। क्या कुछ कहा है आज दिल्ली हाईकोर्ट ने, और यह सुनना जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि एलजी केंद्र सरकार के अधीन, दिल्ली सरकार के सारे अधिकारी एलजी के अधीन, एमसीडी कमिश्नर एलजी के अधीन, पूरा सिस्टम एलजी के अधीन। और जिम्मेदारी तय करने की कोशिश या जिम्मेदारी लेने की बजाय टोपी ट्रांसफर की कोशिश बीते 5 दिनों से हो रही है। उसी को एक्सपोज किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने क्या सब कहा है? हाईकोर्ट ने कहा, क्योंकि हुआ ये कि इन 5 दिनों में जब बहुत बवाल मचा, चूंकि वहां छात्र बैठे हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो छात्र वही सारे सवाल पूछ रहे हैं जो सारे सवाल आज दिल्ली हाईकोर्ट के जजों की पीठ ने अधिकारियों को लेकर पूछे हैं। वही सारे सवाल वो छात्र पूछ रहे हैं 5 दिनों से, वही सवाल हम जैसे लोग पूछ रहे हैं 5 दिनों से। उन सवालों से मुंह छुपा रही है दिल्ली सरकार, उन सवालों से मुंह छुपा रही है दिल्ली की मेयर, और उन सवालों से मुंह छुपा रहे वो अधिकारी जिन अधिकारियों की एक कमेटी ने, एक टीम ने मजिस्ट्रेटी जांच करके और उसके बाद पूरे सिस्टम को क्लीन चिट दे दिया। मुख्य सचिव की तरफ से एक मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश हुए और पूरे सिस्टम को क्लीन चिट देकर सीधे सीधे सिर्फ कोचिंग चलाने वाले जो मालिकान हैं या कोचिंग चलाने वाली जो कंपनियां हैं उनको जिम्मेदारी तय कर दी उनकी, और खुद पल्ला झाड़ लिया। लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बहुत सारे सवाल जो पूछे दिल्ली हाईकोर्ट ने, जिसमें कहा है जिस तरह से जांच चल रही है बहुत अजीब है। सड़क पर चलने वालों पर एक्शन ले लिया जाता है लेकिन एमसीडी अधिकारियों पर नहीं। दिल्ली पुलिस एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है लेकिन एमसीडी अधिकारियों को नहीं। जो पुलिस अफसर इस कोचिंग कांड की जांच कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अब तक उन्होंने क्या किया? हाईकोर्ट ने सीधे सीधे पूछा है कि सिर्फ एक एमसीडी अधिकारी को जेल भेजा गया है। आखिर किसी की तो जिम्मेदारी होना चाहिए, बड़े अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सिविक अथॉरिटी दिवालिया हो गई है। और इस तरह से जो दिल्ली हाईकोर्ट के सवालों की लिस्ट है, जो सवाल पूछे हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान, जरा सुनिए गौर से। आखिर ऐसी घटना कैसे हुई? ये सारे सवाल वो छात्र यही तो पूछ रहे हैं बीते 5 दिनों से, जो अपने साथियों की मौत के बाद वहां धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आधी रात तक वहां बैठे हैं, धूप में, गर्मी में, बारिश में। यही पूछ रहे हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है। अधिकारी एक दूसरे को दोष क्यों दे रहे हैं? क्या किसी अधिकारी को हिरासत में लिया गया? क्या अधिकारियों की भूमिका की जांच हुई? एमसीडी में इस वजह से किसकी नौकरी गई? यही पूछ रहा है हाईकोर्ट। जूनियर पर कार्रवाई की, वरिष्ठ अधिकारी के बारे में क्या किया? वरिष्ठ अधिकारी एसी दफ्तर से क्यों बाहर नहीं निकलते? हाईकोर्ट ने कहा उन्हें पता ही नहीं होगा नाला कहां है अगर उनसे पूछेंगे, क्योंकि अपने एसी दफ्तर से बाहर नहीं निकलते। क्या एमसीडी का एक भी व्यक्ति जेल गया? अधिकारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? एमसीडी के सीनियर अधिकारियों का क्या हुआ? उस क्षेत्र में इतना पानी कैसे जमा हुआ? नालियों के लिए कोई मास्टर प्लान क्यों नहीं है? दुर्भाग्य से कई अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप किसी एमसीडी अधिकारी से नालियों की योजना के लिए कहेंगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि नालियां कहां हैं। ये सारी बात जब हाईकोर्ट के 2 जजों की पीठ, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार की बेंच में एक पीआईएल जो दाखिल किए गए उसकी सुनवाई के दौरान हुआ, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज दिल्ली हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद, जिसके बाद अब एमसीडी को, अधिकारियों को, एलजी के लाडले अधिकारियों को कोर्ट में
कल तक हलफनामा दाखिल करके जो कार्रवाई एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपनी है, उसके बाद हलचल मची होगी, उसके बाद बेचैनी होगी। लेकिन इंतजार परसों का करना होगा जब कोर्ट में इसकी सुनवाई की तारीख मुकर्रर 2 अगस्त है। और इस बीच हुआ क्या है, बीते दिनों में हुआ यह कि लगातार ब्लेम गेम जो पकड़ लिया आज हाईकोर्ट ने कि ब्लेम गेम चल रहा है। ब्लेम गेम ये चल रहा है कि दिल्ली सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम दिल्ली के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव या कोई जो जिम्मेदार अधिकारी है उससे बीते 1 महीने से मीटिंग करके या चिट्ठी लिखकर या पहले से भी लगातार कहते रहे कि दिल्ली में नालों में जो पानी जमा है, गंदगी जमा है, डिसल्टिंग होनी चाहिए, गाद निकालने का काम होना चाहिए, लेबर कम है, ये सब होना चाहिए। लेकिन अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं। दिल्ली के जो फ्लड मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने परसों एक वीडियो जारी करके कहा कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे। और उन अधिकारियों के साथ 4 मंत्रियों का एक वीडियो करीब 8 मिनट का, उस वीडियो पर मैंने कल एक वीडियो किया है जिससे साफ पता चल रहा है कि कोई अधिकारी, जिसमें मुख्य सचिव भी बैठे हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी बैठे हैं और अधिकारी बैठे, दिल्ली सरकार के मंत्रियों की सुनने को तैयार नहीं है। इसी तरह से दिल्ली जो एमसीडी के मेयर हैं वो कह रहे हैं एमसीडी कमिश्नर उनके नहीं सुनते। और ये सारे अधिकारी सीधे एलजी के द्वारा नियंत्रित है। एलजी ही उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, एलजी ही उनको कमान दे सकते हैं और वो अधिकारी खुद को अकाउंटेबल भी एलजी के प्रति ही मानते हैं। और ये एक टोपी ट्रांसफर का सिलसिला है जो बार बार, जिसको हाईकोर्ट ने चिन्हित किया कि एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही है। अब ये सब जानता है कि एमसीडी का कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव पावर एमसीडी के कमिश्नर के पास होता है, अधिकारियों के पास होता है। अब पता यह चल रहा है कि बीते 4 दिनों के दौरान 50 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में जो चल रहे थे वो सील कर दिए गए। तो ये 50 जो सील किए गए बीते 3-4 दिनों में, ये चल कैसे रहे थे? क्या एमसीडी के अधिकारियों को यह बात पता नहीं थी? एमसीडी के छोटे छोटे अधिकारी जो घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं नक्शा पास करने को लेकर, एनओसी फायर का तभी मिलता है जब उसमें कुछ लेन देन हो और एक एक चीज पता होती है इलाके में एमसीडी को, कहां गलत तरीके से अवैध निर्माण हुआ, कहां किस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ, कहां बिना नक्शे की इमारत है, कहां बेसमेंट में बिना अनुमति के कोचिंग चल रहा है। क्योंकि उस कोचिंग सेंटर में, जहां ये राव का जो कोचिंग सेंटर था, वहां नीचे बेसमेंट में उनको इजाजत नहीं थी कोचिंग चलाने की, वहां था स्टोरेज का, और उसके बाद वो चला रहे थे कोचिंग सेंटर। और ऐसे 50 से ज्यादा अब सील हो गए। अब तो एमसीडी ने अगर 50 को सील किया तो एमसीडी ने खुद मान लिया कि उनके इलाके में 50 कोचिंग सेंटर ऐसे चल रहे थे, अभी और बहुत चल रहे होंगे। तो चल कैसे रहे थे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इलाके के विधायक को नहीं पता था? क्या मेयर को पता नहीं था? क्या वो तमाम अधिकारी जो उसको सील कर रहे हैं उनको नहीं पता था? क्या वो इंतजार कर रहे थे कि 3 मौत हो जाए किसी कोचिंग सेंटर में पानी भरने से और उसके बाद ये कोचिंग सेंटर को सील करने का सिलसिला शुरू करें? ये सारे सवाल एक तरह से हाईकोर्ट ने सीधे सीधे पूछे। इसलिए मैंने कहा ये वो सवाल हैं जो मैं भी पूछ रहा हूं, हमारे जैसे रिपोर्टर और पूछ रहे हैं, और वो लड़के पूछ रहे हैं जो वहां धरने पर बैठे हैं, और वही सवाल अदालत ने पूछा है। लेकिन अगर ये सवाल अदालत ने पूछा है, सवाल ही नहीं पूछा, अदालत ने एक तरह से नंगा करके रख दिया है, तो फिर जिम्मेदारी एलजी की क्या बनती है? जिम्मेदारी एलजी की बनती है कि बड़े अधिकारी के प्रति, या बड़े अधिकारी जो एमसीडी के हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो। वो सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? एमसीडी कमिश्नर। और एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन क्या एलजी कार्रवाई करेंगे क्या? और नहीं कार्रवाई करेंगे तो कल जो रिपोर्ट जाएगी, हलफनामा जाएगा कोर्ट में, उसमें क्या होगा? और क्या कोर्ट उस हलफनामे को मानेगा 2 तारीख को, या फिर हाईकोर्ट में जो 2 तारीख की सुनवाई होगी उस दिन किसी की अकाउंटेबिलिटी की बात होगी? हमें देखना होगा। हमारे रिपोर्टर राहुल ठाकुर लगातार उस इलाके में थे, चूंकि रोज दिन भर धरना, रात को प्रदर्शन, आधी रात तक लड़के वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे लड़कों ने बात की, यही सारी शिकायतें कि सब सौदेबाजी है, मिलीभगत है, रिश्वतखोरी है। सबको पता है कि यहाँ गलत तरीके से कोचिंग चलाए जा रहे हैं, बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है, वहाँ किसी तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, वहाँ फायर फाइटिंग के इंतजाम नहीं है, और एग्जिट नहीं है। एंट्री का एक गेट है, वही एग्जिट गेट है। यही इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी हुआ जहाँ घटना हुई। ये सबको पता है। और तो और एमसीडी को और संबंधित विभाग को कुछ छात्रों की तरफ से मेल किया गया था, शिकायतें की गई थी। उन शिकायतों के पन्ने सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। मतलब उन शिकायतों के बाद जिन शिकायतों को एमसीडी ने या पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक्नॉलेज किया है, उस एक्नॉलेजमेंट के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? उन अधिकारियों की ना, जिन्हें शिकायत मिली और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। क्या ये सारा नेक्सस
जो नेक्सस है, चूंकि कोर्ट ने भी आज यही कहा कि ये मिलीभगत से हुआ है, ब्लेम गेम मत के लिए, क्या ये नेक्सस एक्सपोज होगा और इस नेक्सस के जो किरदार हैं, जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट की अगली तारीख का और उसके बाद की सुनवाई का। फिलहाल अब देखिए हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर ने बीते 2 दिनों के दौरान क्या क्या देखा। होते हैं पार्लियामेंट से सिर्फ 6 किलोमीटर। सोचिए, हाँ, मैं सिटीजन सिटी हूँ, मुझे भी पुलिस ने मारा है, मैं कोर्ट में गया हूँ, मेरी सुनवाई नहीं की है। मेरा बेटा स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन करा हुआ, यहाँ स्टाइल लगाया उसने, उसके स्टाइल से 26,000 रुपये मांग रही है एमसीडी और पुलिस। उसने पुलिस को कंप्लेंट की तो एमसीडी बार बार उसका काट लगा रही। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट भाई, मेरे बच्चे मेरे भाई हैं, उन लोग को खाना कुछ नहीं मिलता है, तो चाट फ्रूट की रेडी लगाई दोनों भाइयों ने, उसकी रेडी स्टाइल बंद कर दी। 80,000 रुपये मेरे से लेके गया है। 10,000 रुपये प्रधानमंत्री जी जब मुझे लोन दिया था सिटीजन सिटी कुछ काम करने के लिए, मैंने अपने बच्चों को दिया, कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद में पुलिस ने मुझे मारा है और मेरे बेटे मुझे हाथ छोड़ के भाग गए हैं, तीनों बेटे, मेरी बीवी। यहाँ ऐसी दर्द भरी कहानियां तमाम हैं। एमसीडी के पोल खोल दिए इन ताऊ ने, किस तरीके से भ्रष्ट और भ्रष्टाचार। देखिए स्टाइल यहाँ पे, उसमें वो क्या कहते हैं, जो इनका डिपार्टमेंट है, ये गाड़ियाँ खड़ी होती है पार्किंग के अंदर खड़ी है। पार्क 80,000 रुपये मेरे बेटे को नुकसान हो गया इनके खाने के लिए। उसने स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन की हुई है, कि मैं अपने भाइयों के लिए स्टूडेंट के पास ही रहता है। कल ये घटना घटी है तो मुझे बताया, मैं सुन के आया, मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरा बेटा भी यहीं था। ऐसे कई माता पिता होंगे जिनका दर्द आज शायद उनकी आंखों में से आंसू निकल कर आ रहे होंगे इन भयावह तस्वीरों को देखकर। ये भाई हैं, यहाँ तमाम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सिस्टम सरकारी छोड़ दीजिए, यहाँ पूरा रैकेट चलता है, नेक्सस पूरा यहाँ रैकेट चल रहा है। पूरा एमसीडी को रुपया जाता है, पूरा सरकारी डिपार्टमेंट्स को रुपया जाता है। कभी यहाँ पर न तो रेंट पे कोई कैप है, इलेक्ट्रिसिटी का कहते हैं 200 रुपये यूनिट फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं है। 13, 14, 15 रुपए पर यूनिट बिजली का बिल दे रहे हैं हम लोग, छात्र सारे। और छोटे छोटे रूम का 25-25, 30-30 रुपए रेंट दे रहे हैं। कोई वेंटिलेशन नहीं है। जैसे मुखर्जी नगर में आग लगी थी, यहाँ आग लग जाए तो धुएं में ही मर जाओ। कोई वेंटिलेशन नहीं होती, कोई खिड़की नहीं होती। बेसमेंट में कोई वेंटिलेशन नहीं, कोई एग्जिट पॉइंट नहीं, कोई इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट नहीं। मतलब खतरा एक नहीं है, करंट का भी है, वाटर लॉगिंग का भी है, धुएं से मर जाने का भी है। हाँ, पानी यहाँ का सादा पी लो तो भी मर जाओ, वो भी फिल्टर से ही पीना है आपको, समझ रहे हो आप। हर प्रकार का यहाँ खतरा बना हुआ है। राउस आईएएस की कंप्लेंट दायर थी 26 जून 2024 की मुकेश कुमार कुशवाहा के नाम से, 1 महीने पहले की, कि यहाँ पानी आता है, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, जान को खतरा बना हुआ है। 1 महीने पहले कंप्लेंट दायर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी कंप्लेंट मैं आपको दिखाता हूँ, फोन से तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्लेंट मुकेश कुमार कुशवाहा के नाम से कंप्लेंट दायर है एमसीडी में, कि इसी नाम से राउस आईएएस स्टडी सर्कल के नाम से, कि इसके बेसमेंट में जान का खतरा बना हुआ है, आप तुरंत कोई कार्रवाई करो। ये बिना एनओसी लिए यहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, इसकी कोई परमिशन नहीं ली है इन्होंने। इसकी परमिशन है स्टोरेज की और पार्किंग। हाँ, इसमें लाइब्रेरी की कोई परमिशन नहीं थी और इन्होंने डोर भी लॉकिंग वाले लगा दिए, बायोमेट्रिक वाले डोर लगा दिए। पानी अंदर गया, डोर ही लॉक हो गया, कोई निकल नहीं पाए, तड़प के मर। कोई कार्रवाई नहीं होती है। एमसीडी की गाड़ियाँ आती है, गरीब दुकानदारों को, ठेला वालों को रुपए लूट के ले जाती है। बट जो कोचिंग चल रही हैं, इलीगल कोचिंग चल रही हैं, जिनमें मतलब बेसमेंट में कोई भी यहाँ सर्टिफिकेशन नहीं हो, कुछ भी नहीं है, फिर भी उनकी सारी ऐसी लाइब्रेरी, कोचिंग क्लासेस, 500 बच्चों की कोचिंग क्लासेस के बैच चल रहे हैं। एक एग्जिट गेट है, छोटी सी जगह में एक एग्जिट गेट है, जिसमें घुसने के लिए आधा घंटा लगता है, निकलने के लिए आधा घंटा लगता है बच्चों को। तो वो अगर इनमें कोई भी हादसा होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है, कोई भी आग लगती है या सफोकेशन होती है, क्योंकि बेसमेंट गहरे हैं, यहाँ लाइट भाग गई, सफोकेशन हुई, तो कैसे बच्चे निकलेंगे। और यहाँ पहला हादसा नहीं है, पानी भरता रहता है, पर छोटी हुई है अभी तक, ये पहली बार बड़ा हुआ है, इसलिए दिख रहा है। यहाँ होते रहते हैं ऐसे हादसे, किसी में आग लगती रहती है मीटर में। कुल मिला के कहा जाए नीचे से ऊपर तक सब लूट रहे हैं। 20,000 रुपये है, 5x5 के रूम का रेंट है, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये महीने का रेंट अगर बच्चा दे रहा है तो मतलब वो उसके लिए 30 से 35,000 रुपये महीने का खर्चा है उसका यहाँ रहने का। और इतना खर्चा होने के बाद भी उसे क्या मिल रहा है? मौत। क्या आप लोग शिकायत करते हैं तो उस पर कोई सुनता नहीं है? देखिए, मेरे हस्बैंड 2 दिन जहाँ पे एमसीडी में लगा के आए हैं, उनको बुला के आए हैं कि भाई ये सीवर जो भी है उनको साफ़ करिए। यहाँ से हम कल हम पूरा राउंड करके गए हैं। मैं कहीं बाहर थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे गाड़ी में, यहाँ से आना पॉसिबल ही नहीं था, किसी भी कीमत पे नहीं था, क्योंकि गाड़ी ही इतनी थी, पानी गाड़ी में इतना आता, हम कैसे आते। पर ये जब हमें पता चला, दिस वाज तो फुली शॉकिंग। मतलब ये ऐसा था कि
क्या किया जाए सरकार के साथ कि हटा दी जाए, कि खराब कर दिया जाए, कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये उसी समय सुधरना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता। देश की राजधानी का हाल है, देश की राजधानी का एग्जैक्टली। इतने पॉश एरिया हमारा कोई कम है, ये कम है, यहाँ पे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको भी आपने ऐसा बना रखा है कि चलो यार 1 घंटे के बाद है, पानी निकल जाएगा या फिर ठीक है हो जाएगा, ये लाइटली ले जाने वाली चीज़ें हैं। जबकि ऐसी चीज़ें जिनको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे, और इतना इग्नोर किया जा रहा है, इतना इग्नोर किया जा रहा है कि लोगों की जान ले ली है इस बारिश ने, इस सीवर ने, या किसी भी, मुझे नहीं पता क्या शब्द इग्नोर कहें या ये कहें कि सुध ही नहीं ले रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। ये सिस्टम पे भरोसा उठ चुका है लोगों का, और इस तरह की हालत रहेगी। बरसात से पहले एक बार सीवेज वाजीराम के पास लीक हो रही थी, उस समय कंसर्न ले लेना चाहिए था गवर्नमेंट को और एमसीडी को कि जब सीवेज लीक हो रही है, मतलब सीवेज में सही से पानी नहीं जा रही या तो नाला गंदी पड़ी है, उस समय लापरवाही बरती गई और रिजल्ट ये हुआ कि हमारे 3 दोस्तों की जान चली गई इस घटना में। हम लोग बहुत दुखी हैं इस घटना से और भरोसा उठ चुकी है सरकार से, दिल्ली सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, क्योंकि कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। एक तरीके से परेशान नहीं है, हर तरीके से बच्चे यहाँ पे परेशान है, बट कोई भी अथॉरिटी यहाँ पे आंसरेबल नहीं है बच्चों के लिए। यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार बारिश हुई है, हर साल बारिश होती है, हर साल इनंडेशन के केसेस होते हैं, हर साल यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, बट हर साल इसी महीने में ये आवाज़ें क्यों उठती है? पूरे साल भर इस मुद्दे पे काम क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट? हर बार ये प्रॉब्लम क्यों आती है? और इसका अंदाज़ा ये हुआ है कि आज इतने बड़े हम कैपिटल में बैठे इंस्टीट्यूट सारे यहाँ पे 50 से 60 इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरीज बेसमेंट में है जो इलीगल है। वहाँ पे ड्रेनेज पिछले 2 साल 4 साल से यहाँ पे फ्लडिंग होता है, 1 घंटे की बारिश में भी इतना फ्लडिंग हो जाता है कि पूरा पानी भर जाता है घुटने तक, फिर भी कोई एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं करती। तैयारी करते हैं रह के। यस। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ हर साल बारिश होती है, भाई सबको पता है कि नाला भर जाएगा, सीवेज भर जाएंगे, सब भर जाएंगे, आपके जो जितने तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं पता होता है कि समस्या आएगी, तो क्या नींद से जागते नहीं है ये लोग? नहीं, ये लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, वो लोगों को सिर्फ बिजनेस ही है, उनको स्टूडेंट की लाइफ से, उनकी फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। सबसे उनको स्टूडेंट को सिर्फ कैश काउ की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं, और वहाँ सारे कमिश्नर लोग, सारे ऑफिसर्स उनके मिले जुले हुए हैं, क्योंकि बेसमेंट में लाइब्रेरी अलाउड नहीं, फिर भी चल रही। वो पिंक बूथ है, वहाँ पिंक बूथ के सामने चल रही है वहाँ, मतलब पुलिस को भी पता है, एमसीडी को पता है, सारे कमिश्नर को पता है, फायर को पता है, क्योंकि वहाँ से एनओसी आती है, सबको पता है, फिर भी चल रहा है, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट है हायर लेवल पे, नेता लोगों के साथ उनका कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे कोचिंग माफिया प्लस एमसीडी, अगर ड्रेनेज की सुविधा होती तो ये पानी रिसाव नहीं होता, 3-3 फुट हर बार भर जाता है। इस बार जो है ज़्यादा पानी बारिश होने की वजह से वो सीधे बेसमेंट में चला गया। बेसमेंट 2 फ्लोर का था जो कि जो है इलीगल है, एक फ्लोर का जो है बेसमेंट जो है मैनुअल में है, बट ये 2 फ्लोर का इन्होंने जो है बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एमसीडी कमिश्नर कोई जो है जवाबदेही नहीं तय कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, अगर ये मुद्दा नहीं उठाया गया तो बहुत बड़ा हादसा होगा, और यहाँ पे 3-3 फुट पे पानी का जो है हर बार रिसाव भर जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। एमसीडी के जो है 311 एक्ट में अगर कंप्लेन करते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, कोई तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं सिद्ध हो रही। जिसका बच्चा मरा होगा, जिसका घर का बच्चा गया होगा, जिसके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, उसके माँ बाप के साथ जो बच्चों की लास्ट में बात हुई होंगी, तो मुझे रोना आता है इस बात को सुन के, इस सिस्टम को सुन के। पता नहीं यहाँ पे पार्टी कौन सी पार्टी, भाड़ में जाए पार्टी। एक छात्र की मौत यहाँ पे इतने नई उम्मीद लेके, अपना एक उद्देश्य लेके आते हैं, और बेचारे नए होंगे, अभी फ्रेशर्स होंगे, आए बराबर अपने माँ बाप की तरफ उनकी लाश गई, वो नहीं गए। ये बहुत दुर्घटना, बहुत घटना है। पटेल नगर में हादसा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कट की वजह से एक स्टूडेंट की मौत हो गई। उस दिन से इस पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में वार्निंग था कि कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज़ हो सकती है, बट ना प्रशासन ने उस पर ध्यान दिया, ना राउज इंस्टीट्यूट ने उस पर ध्यान दिया। और अब जब वो कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, कल 7 बजे हादसा हुआ, बट पुलिस यहाँ पे पहुंची है रात के 11 बजे। पर आज हम यहाँ पे स्टूडेंट्स गैदर होकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये पुलिस यहाँ पे खड़े होकर हमारे प्रोटेस्ट को रोकना चाहती है, दबाना चाहती है, हमें डिस्पर्स करना चाहती है। कहाँ थी ये पुलिस जब कल वो बच्चे अंदर मर रहे थे और हेल्प मांग रहे थे कि हमें हेल्प करो? तब ये पुलिस नहीं आई, तब वो फायर ब्रिगेड गायब हो चुका था, तब वो सारे एमसीडी के
लोग गायब हो गए थे, आज ये आके यहाँ पे हमारे लिए सॉलिडेरिटी दिखा रहा है। जिस गड्ढे में नीलेश फिसला था, गड्ढा नहीं भरा है, अभी तक नहीं भरा है। मैं वहीं रहता हूँ, अभी गड्ढा नहीं भरा है वहाँ पर, मैं वहीं रहता हूँ। वहाँ के 2-3 लोग जो थे ना, वो लोग इसलिए कंफ्यूज हो गए कि पानी में करंट कहाँ, पानी में करंट है या गेट में करंट है। करंट नहीं था, मैं खुद था वहीं पे, मैं उसी हॉस्टल में रहता हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से सब देखा हूँ। मतलब अभी भी वो गड्ढा वहीं है, वो गड्ढा वहीं है, नहीं भरा गया है। अभी की बात बता रहा हूँ मैं। और करंट का जो दिक्कत गेट ऐसे है, वो सब हट गया है, करंट की कुछ नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हो रहा है। बस ये लोग बोल देते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सेम वायर लटक रहा है। वैसे गेट पड़ा हुआ, उधर से हम लोग नहीं आते हैं, अवॉइड करते हैं कि ना जाए। कल भी पानी भरा था, कल बारिश हुई थी शाम को, कल भी पानी भरा था। हम लोग अवॉइड, मैं तो रूम पे नहीं जा रहा हूँ, क्या करूँ। और पीजी में कोई नहीं, सब ताला बंद करके गए हैं।